संगीत की दुनिया में पहला कदम रखना ये होता तो बड़ा रोमांचक है, पर एक सवाल अक्सर आता है, शुरू कहां से करें? बिल्कुल। खासकर जब बात आती है सुरों को समझने की, साधने की, जिसे स्वर ज्ञान कहते हैं। हाँ, वो बुनियाद है। आज हम एक ऐसे ही तरीके पर बात कर रहे हैं। एक सोर्स मिला है, 5 मिनट में स्वर ज्ञान, दैनिक अभ्यास। नाम से ही लग रहा है, सिर्फ 5 मिनट रोज। 5 मिनट काफी दिलचस्प है। हाँ, तो आज इसी की तह तक जाते हैं, देखते हैं भाई ये 5 मिनट का रूटीन आखिर है क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या है, और क्या ये वाकई काम करता है? हाँ बिल्कुल। क्या इतने कम टाइम में संगीत की नींव, ये स्वर ज्ञान मजबूत हो सकता है? हमारा मकसद यही है कि इस अभ्यास को ठीक से समझें और जानें कि जो लोग शुरू कर रहे हैं संगीत का सफर, उनके लिए ये कितना फायदेमंद है। सही बात है, क्योंकि ये जो बुनियाद है ना, मतलब कान और आवाज को सुरों के लिए तैयार करना, ये सबसे जरूरी है। पहला काम यही है। सही। लेकिन होता क्या है कि लोग अक्सर लंबे रियाज के नाम से या तो घबरा जाते हैं या फिर रोज टाइम नहीं निकाल पाते। भागदौड़ वाली जिंदगी आजकल। हाँ, ये तो है, रोज 2 घंटे निकालना मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये 5 मिनट वाला आइडिया सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। देखते हैं अब इसमें है क्या, और ये उन मुश्किलों का हल कैसे निकालता है जो अक्सर नए सीखने वालों को आती हैं। ठीक है, तो खोलते हैं इसको। इस 5 मिनट के सफर का पहला पड़ाव क्या है? सोर्स कहता है पहला कदम सिर्फ 1 मिनट। इसमें करना यह है कि अपना बेस नोट सा, उसे ढूंढना है और अपनी आवाज उससे मिलानी है। अच्छा, सा ढूंढना। हाँ, और कहा है कि हारमोनियम ले लो या कोई तानपुरा ऐप या पियानो, कुछ भी चलेगा। ऐप का सुझाव अच्छा है, सबके पास होता है आजकल। हाँ, और ये भी कि जब तक आवाज और साज का सुर एकदम मिल ना जाए, तब तक सा पर ही टिके रहना है। अच्छा, बस सा पर टिके रहना। मान लीजिए किसी को पहली बार में मिल ही नहीं रहा, तो क्या करे? मतलब कोई खास टेक्निक है इसमें? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि सच कहूं, शुरू में बहुत लोगों के लिए ये सा ढूंढना ही एक पहेली जैसा होता है। हाँ, होता होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आवाज के साथ पहला तालमेल बिठाना। सा मतलब षडज। हाँ। वो भारतीय संगीत का आप कह सकती हैं लंगर है। लंगर, अच्छा। हाँ, जिससे बाकी सारे सुर बंधे हैं। अब इसे सही लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही आपके गाने या बजाने का सेंटर पॉइंट बनता है। अगर सा ही हिला हुआ है तो फिर रे ग म सब अपनी जगह से हिल जाएंगे। अच्छा, ओके। और जहां तक मिलाने की बात है तो हाँ, पेशेंस, धैर्य सबसे जरूरी है। सुझाव ये है कि पहले इंस्ट्रूमेंट पर सा बजाएं, ध्यान से सुने, फिर अपनी आवाज से हूबहू वही निकालने की कोशिश करें, धीरे धीरे, शायद करके या आ करके। हाँ, ऐप का सुझाव इसलिए भी अच्छा है क्योंकि वो एक स्टेबल, एक जैसा सा देगा। शुरू में खुद हारमोनियम पर भी सही प्रेशर बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये भी है। और हाँ, अगर नहीं मिल रहा तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। कान को उस आवाज का आदी होने दें। कभी कभी सिर्फ शांत बैठकर उसे सुनते रहने से भी कान तैयार होता है। अच्छा, सिर्फ सुनना भी काफी है शुरू में? हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। और हाँ, आराम से बैठना, पोस्चर ठीक रखना, सीधे बैठें, कंधे रिलैक्स्ड, गहरी सांस लें, ये सब भी मदद करता है। समझ गया, मतलब पहले उस बेस को पकड़ना है शांति से। ठीक है, अब मान लीजिए सा मिल गया, आवाज जम गई, तो इस 5 मिनट रूटीन में अगला क्या है? इसके लिए 2 मिनट बताए गए हैं। हाँ, जब सांस सध जाए तो अगला कदम है सुरों की सीढ़ी चढ़ना और उतरना। सीढ़ी? हाँ, मतलब स्केल, जिसे संगीत में कहते हैं आरोह और अवरोह। अच्छा, आरोह अवरोह। हाँ, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हुआ ऊपर जाना यानी आरोह। और फिर सा निधा पामा गारे सा, ये हुआ नीचे आना यानी अवरोह। ओके। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो सोर्स में बताई गई है वो है स्पीड नहीं, एक्यूरेसी। स्पीड नहीं, हर सुर साफ हो, क्लियर हो और अपनी सही पिच पर लगे। बिल्कुल धीरे धीरे करना है ये अभ्यास। धीरे धीरे। मुझे लगा था तेजी से गाना शायद ज्यादा अच्छा या मुश्किल होता है, तो फिर यहाँ धीमी गति पर इतना जोर क्यों? और ये आरोह अवरोह का अभ्यास आखिर कान और गले को तैयार कैसे करता है? ये एक आम सोच है कि तेज मतलब बेहतर, पर संगीत साधना में खासकर शुरुआत में धीमी गति ही बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, जब आप धीरे धीरे हर सुर पर थोड़ा रुकते हुए गाते हैं तो आपके कान को हर सुर का जो कैरेक्टर है ना, और उसके पिछले सुर से उसकी जो दूरी है, जो इंटरवल है,
उसको समझने का मौका मिलता है। ओके। और आपकी आवाज को भी उस सुर को सही जगह पर सही पिच पर लगाने का अभ्यास होता है। ये एक तरह की मसल मेमोरी है, पर गले और कान के लिए। गले और कान की मसल मेमोरी, इंटरेस्टिंग। हाँ, अगर आप तेजी से गाएंगे तो क्या होगा, सुर फिसलेंगे, कटेंगे, गलत लगेंगे। और अगर आप लगातार गलत गाते रहे तो कान और गला उसी गलत पैटर्न के आदी हो जाएंगे, फिर उसे सुधारना बाद में और मुश्किल होता है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। इसलिए धीमा सधा हुआ अभ्यास वो नींव को पक्का करता है। आरोह अवरोह, जिसे हम सबसे सिंपल अलंकार भी कह सकते हैं। अलंकार? हाँ, वो स्वरों के क्रम को, उनके आपसी रिश्ते को समझने का पहला लेसन है, और इससे आवाज में लोच, फ्लेक्सिबिलिटी आनी भी शुरू होती है। ठीक है, तो फोकस, धीमी गति और शुद्धता पर। ये हुई 2 मिनट की बात, कुल 3 मिनट हो गए। अब इस रूटीन का तीसरा कदम क्या है? इसके लिए 1 मिनट है, इसमें कुछ अलग करने को कहा है शायद। बिल्कुल, तीसरा कदम है हर स्वर को ठहराव देना। ठहराव मतलब स्केल का हर सुर, सा रे गा मा पा धा नी, इनको बारी बारी से लगभग 5 से 7 सेकंड तक खींच कर गाना है। 5 से 7 सेकंड एक सुर को? हाँ, जैसे पहले सिर्फ सा को 5-7 सेकंड तक एक ही सुर में बिना हिले डुले बनाए रखा, फिर सांस ली, फिर रे को उतनी ही देर तक गाया। अच्छा। और ऐसे ही पूरे सप्तक तक। इसे अक्सर आकार में रियाज करना भी कहते हैं, अगर आ की ध्वनि के साथ किया जाए। अच्छा, आकार का रियाज, हर सुर को खींचना। इसका क्या फायदा है? कि ये सिर्फ आवाज को टिकाना सिखाता है या कुछ और भी है? आपने आकार का जिक्र किया, क्या कोई और ध्वनि भी यूज कर सकते हैं? और सांस का इसमें क्या रोल है? इसके फायदे कई हैं। पहला तो जैसा आपने कहा, आवाज में ठहराव लाना, स्टेबिलिटी। हाँ। एक ही सुर को बिना कांपे, बिना ऊपर नीचे हुए स्थिरता से बनाए रखना, ये वोकल कंट्रोल को जबरदस्त तरीके से सुधारता है। सोचिए जैसे पतले धागे पर बैलेंस बनाना। सही। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस का नियंत्रण। यहीं पर ब्रीदिंग प्रैक्टिस अपने आप जुड़ जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, एक सुर को 5-7 सेकंड तक टिकाने के लिए आपको अपनी सांस को बहुत धीरे धीरे एक जैसी स्पीड से छोड़ना होता है, कंट्रोल करके। तो ये अभ्यास सिर्फ गले का नहीं, आपके फेफड़ों और डायाफ्राम का भी रियाज है। इससे गायन में स्टेमिना बढ़ता है। वाह, ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, और तीसरा, ये हर सुर के सही स्थान को, उसकी सही पिच को मन और आवाज में पक्का करता है। जहां तक आकार की बात है, आ ध्वनि सबसे खुली हुई मानी जाती है, गला खुलता है इससे। लेकिन हाँ, अभ्यास के लिए ई, ऊ, ओ जैसी ध्वनियों का इस्तेमाल भी करते हैं। हर ध्वनि गले के अलग हिस्सों पर असर डालती है, पर शुरुआत आ से करना अच्छा मानते हैं। ठीक है। और हाँ, शुरू में हो सकता है आवाज कांपे या सांस जल्दी टूट जाए, ये सब नॉर्मल है। अभ्यास से ही स्थिरता आएगी। समझ गया, यानी ये एक तीर से कई निशाने हैं, आवाज का कंट्रोल, सांस पर पकड़ और सुर की पक्की पहचान। ठीक है, अब आते हैं इस 5 मिनट रूटीन के आखिरी चौथे कदम पर। ये भी 1 मिनट का है, इसमें क्या करना है? अंतिम 1 मिनट में एक खास इंटरवल का अभ्यास करना है। इंटरवल? हाँ, अंतराल। सा से सीधे 5वें सुर प यानी पंचम पर आना है, और फिर वापस सा पे आना है। सा प सा। हाँ, सा पा सा। इस जंप का, इस कूद का अभ्यास करना है। सोर्स कहता है कि इससे सुर पकड़ने की पकड़ मजबूत होती है। सा से प। ये कूद इतनी खास क्यों है भाई? संगीत में तो और भी बहुत सुर हैं, ग है, म है, तो इसी इंटरवल पर फोकस क्यों? और ये सुर पकड़ने की पकड़ मजबूत होती है, इसका ठीक मतलब क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, सा और पा का जो इंटरवल है, जिसे वेस्टर्न म्यूजिक में परफेक्ट फिफ्थ कहते हैं। परफेक्ट फिफ्थ? हाँ, वो म्यूजिक की दुनिया में सबसे स्टेबल, सबसे नेचुरल और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवल्स में से एक माना जाता है। अच्छा, क्यों? इसकी खासियत यह है कि इसकी जो साउंड वेव्स हैं, उनका मैथमेटिकल रेशियो, फ्रीक्वेंसी रेशियो, वो बहुत सिंपल होता है, करीब 3.2। जिसे हमारा कान बहुत आसानी से और एकदम क्लियरली पहचान लेता है। ये एक तरह से नेचुरल हार्मनी का बेस है। आप दुनिया का कोई भी म्यूजिक सुने, ये इंटरवल आपको जरूर मिलेगा। इंटरेस्टिंग। अब इस खास कूद का अभ्यास इसलिए मददगार है क्योंकि ये कान को 2 सुरों के बीच की एक फिक्स्ड दूरी को सटीकता से पहचानने और आवाज को उस दूरी को सफाई से लांघने की ट्रेनिंग देता है। ये रिलेटिव पिच की समझ को डेवलप करने का पहला कदम है। रिलेटिव पिच मतलब? रिलेटिव पिच मतलब किसी एक सुर को सुनने के बाद
दूसरे सुर का अंदाजा लगा पाना कि वो पहले वाले से कितना ऊंचा है या नीचा है, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद के। हाँ, अच्छा। कान से ही अंदाजा लगाना। बिल्कुल। तो जब सोर्स कहता है सुर पकड़ने की पकड़ मजबूत होती है, उसका मतलब यही है कि आपका कान और आवाज दो सुरों के बीच की दूरी को, उस इंटरवल को एक्यूरेसी से पकड़ने लगते हैं। सा प का अभ्यास इस काबिलियत की नींव रखता है। बेशक सा ग, सा म जैसे दूसरे इंटरवल्स भी जरूरी हैं, पर सा प अपनी स्टेबिलिटी की वजह से शुरुआती अभ्यास के लिए आइडियल माना जाता है। कमाल है। मतलब ये सापा की कूद कान के लिए एक तरह का स्केल या पैमाना बन जाती है। तो अगर हम इस पूरे 5 मिनट की रूटीन को समेटें, 1 मिनट सा साधना, 2 मिनट धीमा आरोह अवरोह, 1 मिनट हर सुर को खींचना और 1 मिनट सा प सा कूद, ये चारों कदम मिलकर सिर्फ 5 मिनट। और दावा ये है कि इसे रोजाना करने से 10-15 दिनों में स्वर ज्ञान में सुधार महसूस होने लगता है। हाँ, यही दावा है। क्या ये दावा थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं लगता? संगीत साधना तो सालों चलती हैं, 10-15 दिन में सुधार? देखिए, सुधार महसूस होना और माहिर हो जाना ये दो अलग बातें हैं। हाँ, ये तो है। 10-15 दिन में कोई उस्ताद तो नहीं बन जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन क्या इतने कम समय के रेगुलर अभ्यास से फर्क दिख सकता है? मेरे विचार में हाँ, दिख सकता है। अच्छा? खासकर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। रोजाना सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास भी कान और आवाज को सुरों के प्रति सेंसिटिव बनाना शुरू कर देता है। ये ना कंसिस्टेंसी का जादू है, निरंतरता का। अक्सर लोग सोचते हैं हफ्ते में एक बार बैठेंगे, 2 घंटे रियाज करेंगे, पर वो हो नहीं पाता। सही बात है, छूट जाता है। हाँ, उसकी तुलना में रोज 5 मिनट निकालना साइकोलॉजिकली भी आसान लगता है। ये एक छोटी जीत, एक स्मॉल विन की तरह है जो आपको मोटिवेट करती है कि चलो कल फिर करें। हाँ, आदत बनाने में आसान है। बिल्कुल, इसे हैबिट फॉर्मेशन जैसा समझिए। तो हाँ, 10-15 दिन में शायद आप पहली बार ये महसूस करें कि अरे मेरा सा पहले से ज्यादा आसानी से लग रहा है, या आरोह अवरोह गाते हुए सुर कम फिसल रहे हैं। ये उस शुरुआती झिझक को, उस जड़ता को तोड़ने में मदद कर सकता है। ये किक स्टार्ट जरूर हो सकता है, पर हाँ, ये भी सच है कि गहरी समझ और मजबूती के लिए लंबा और निरंतर अभ्यास तो जरूरी है ही। ये सिर्फ शुरुआत है। बिल्कुल, निरंतरता ही कुंजी है, चाहे शुरुआत छोटे कदमों से ही हो। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये 5 मिनट का रूटीन एक तरह से स्वर ज्ञान का मिनी कैप्सूल है। हाँ, कह सकते हैं। जो 4 बेसिक अभ्यासों पर फोकस करता है। अपना बेस नोट सा सेट करना, स्केल को धीरे और सही गाना, हर सुर को ठहराकर आवाज और सांस पर काम करना, और एक बेसिक इंपॉर्टेंट इंटरवल सा पा को साधना। इसका सबसे बड़ा फायदा शायद यही है कि ये नए सीखने वालों को एक सिस्टमैटिक, छोटा सा, रोज करने लायक अभ्यास देता है, जो भारी भरकम लगे बिना उन्हें स्टार्ट करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगी कि ऐसे फोकस्ड छोटे छोटे अभ्यास, जिन्हें माइक्रो प्रैक्टिस रूटीन कह सकते हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और सिर्फ संगीत में नहीं, कोई भी नई स्किल सीखते समय, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, कोई स्पोर्ट हो या कोई आर्ट फॉर्म, रोजाना थोड़े समय का डेडिकेटेड अभ्यास अक्सर लंबे गैप पर किए जाने वाले ज्यादा समय के अभ्यास से बेहतर रिजल्ट देता है। अच्छा। ये शुरू करने की हिचकिचाहट कम करता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाता है, और सबसे जरूरी, उस स्किल को आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बनाने में मदद करता है। ये बिल्कुल बूंद बूंद से सागर भरने जैसा है। हाँ, सही मिसाल है। ये दिखाता है कि नींव डालने के लिए घंटों के रियाज की जरूरत शायद ना हो, बल्कि रेगुलरिटी और सही टेक्निक पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल, हाँ, सोचने के लिए। हाँ, इस रूटीन का दावा है 10-15 दिन में स्वर ज्ञान सुधरता है, मतलब सुरों को पहचानने, लगाने की एबिलिटी बेहतर होती है। लेकिन सोचिए, अगर कोई इस 5 मिनट के अभ्यास को सिर्फ 15 दिन नहीं, बल्कि लगातार 1 महीना करे या उससे ज्यादा, तो इसका असर सिर्फ गाने या बजाने पर ही नहीं, बल्कि हमारे संगीत सुनने के अनुभव पर कैसा पड़ेगा? अच्छा पॉइंट है। क्या कान के ट्रेन होने से हम उस म्यूजिक को भी ज्यादा गहराई से महसूस करने लगते हैं, जिसे हम बस बैकग्राउंड में सुन रहे होते हैं? क्या अवचेतन में भी संगीत की परतें ज्यादा खुलने लगती हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ एक्टिव लिसनिंग ही नहीं, पैसिव लिसनिंग भी बदल जाती है। दिलचस्प सवाल।